नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कंचन मिश्रा। अपडेट मीडिया 24x7 में आप सभी का स्वागत है। अपडेट मीडिया 24x7 के समस्त परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हमारे देश की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसने हमें लोकतंत्र में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराया। हमें गर्व है कि हमारे संविधान ने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। यह दिन भारत के संविधान लागू होने की याद में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर परेड और झांकियां निकाली जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। एक बार फिर से आप सभी को अपडेट मीडिया 24x7 के समस्त परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन भव्य परेड का योजना बनाया जाता है जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक होता है। इस परेड के दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल होते हैं। इस परेड के दौरान तीन सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। यही नहीं, इस दिन तीन सेनाएं आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी करती हैं जो राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल 1950 ईस्वी में मुझे भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि साल 1929 में दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। 26 जनवरी 1950 के दिन सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र बना। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पे राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। इस दिन पहली बार भारतीय सैन्य बल की सलामी ली। पहली बार उन्हें गॉर्ड ऑफ स्वामित्व दिया गया था। गणतंत्र दिवस के दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया जाता है। यह हमारे देश के लिए बेहद ही खास पर्व है। साथ ही यह हमारे लिए बेहद ही गर्व का विषय है कि हमारे राष्ट्र को एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुए 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश की संप्रभुता और एकीकरण को दर्शाने वाला यह त्योहार हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना का संचार करता है। 26 जनवरी 1950 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत का स्वनिर्मित संविधान लागू किया। भारत के नए युग की शुरुआत के साक्षी देशवासियों सहित सी गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे गणमान्य बने। मात्र 3 साल पहले आजादी की सुबह देखने वाले देश ने अपना संविधान बनाकर विश्व को अपनी संप्रभुता का परिचय दिया। हालांकि ये डगर इतनी आसान नहीं थी। इतिहास के पन्नों को टटोले तो मालूम होता है कि स्वराज के साथ ही अपने संविधान, हक और हुकूम की लड़ाई बेहद चुनौती भरी थी। दरअसल अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त देशवासियों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सुनहरा अवसर हाथ लगा जब ब्रिटेन की ओर से मदद की गुहार लगाई गई। भारतीयों ने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार किया और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आए। यह उद्देश्य के साथ कि उन्हें आगे चलकर अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिल जाएगी। लेकिन एक बार फिर अंग्रेज अपनी बात से पलटते नजर आए और आजादी के बदले लेकर आए भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम का असर ये रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था लागू हुई। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों के सम्मुख सौंप दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ से सैन्य, रक्षा और विदेशी मसले जैसे अहम मुद्दे वायसराय के अधिकार क्षेत्र में रहे। इसके अनुरूप भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों का विषय में भविष्य में आकलन किया जाएगा। अंग्रेजों के इसी कदम ने जमीन तैयार की साइमन कमीशन की।
जो साल 1928 में भारत की धरती पर दाखिल हुआ। साइमन कमीशन ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अब समय बदल गया है। अब देशवासी अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आने वाले थे, क्योंकि स्वराज के साथ साथ अपने संविधान की मांग भी धीरे धीरे देशवासियों के मन में परवान चढ़ने लगी थी। साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद देश भर में जमकर आंदोलन हुए। इसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हालांकि देश के सभी वर्ग के नेता इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए ये एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के इरादों को एक बार फिर भुलाने के जद्दोजहद में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के वीर सपूतों ने अपने संविधान का खाका तैयार भी कर लिया था। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू सहित 8 कांग्रेस नेताओं ने एक संविधान का मसूदा तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तय की गई थी। इस तरह स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा सजने लगी थी। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हमारे संविधान का संरचनात्मक आधार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक फाउंडेशन बन गया, जिसके ऊपर मौजूदा संविधान की भव्य इमारत खड़ी हो गई। एक्ट 1935 भारत के लिए आज़ादी की सुगबुगाहट के साथ आया, लेकिन आज़ादी की आहट के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेदों की खाई गहरी होती जा रही थी। दोनों के बीच तल्खियां इतनी बढ़ चुकी थी कि बुनियादी मुद्दों पर भी समझौते की गूंज तक नहीं रही थी। हालांकि इन सभी विवादों से आगे बढ़ते हुए भारतीय नेता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया था, जिसे सार्वभौमिक वयस्क फ्रेंचाइजी स्वतंत्रता और समानता के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों ने भारत में अनंत काल तक राज करने का सपना चूर चूर कर दिया था। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, ब्रिटिश हुकूमत पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का दबाव भी बढ़ता गया। इस गहमा गहमी के बीच आखिरकार 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली के संवैधानिक हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी, जिसका मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटे नए मुल्क पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया। लिहाजा पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। हालांकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी कड़ी में आया सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947 का, जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़ भारत ने आज़ादी की नई सुबह देखी। देशवासियों में जोश भरते हुए आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बुलंद आवाज में देश को संबोधित किया। इतिहास के पन्नों में यह भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम से दर्ज हुआ। इसके साथ ही तेज हुई संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आज़ादी के बाद चुनौतियों में इजाफा हुआ। संविधान पर सामग्री की कमी थी, लेकिन उसका सही चयन और उचित व्याख्या का काम बहुत जटिल था। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान निर्माण के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसके राष्ट्रमंडल के समूह में भारत की सदस्यता, राष्ट्रध्वज का चयन, साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रनीति का चुनाव शामिल था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संविधान में सबसे पहले नंबर पर आने वाली उद्देशिका सबसे अंत में पारित हुई। संविधान अगर राजनीतिक असंवैधानिक दस्तावेज है, तो पीएमएल एक ग्रंथ को दार्शनिक नजरिया प्रदान करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान तैयार करने के बाद मुश्किल खड़ी हुई कि इसे सुंदर अक्षरों में पिरोकर कैसे संजोया जाए। इस उधेड़-बुन के बीच प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम सामने आया, जो कि अपने दौर के सबसे विख्यात कैलीग्राफर थे। उसके बाद भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेख फॉन्ट में लिखा गया।
उसके प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकृत किया गया। इस तरह कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, जिस पर संविधान समिति के 15 महिलाओं सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। वहीं संविधान लागू करने के लिए 26 नवंबर को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है संविधान लागू करने के लिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी को चुना गया। 26 जनवरी 1950 दिल्ली की सर्दी को देशभक्ति मात दे रही थी, जब राजगोपालाचारी ने अपने शब्दों में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसके बाद सार्वजनिक समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के अध्यक्ष सुकर्नो हुए और मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के अध्यक्ष सुकर्नो भी शामिल हुए। इसी तरह दिनांक 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। ग्राम रामपुरा माधोगढ़, ब्लॉक माधोगढ़, जनपद जालौन, प्रधान शशि और प्रतिनिधि रामवीर सिंह की ओर से समस्त गांव वासियों, नगर वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे। भारत में एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। ये बीमारी है HMPV। चीन के बाद अब भारत में भी HMPV ने दस्तक दे दी है। भारत में HMPV के 2 केसेस मिले हैं, जिसके बाद लोगों के मन में डर और सवाल पैदा हो गए हैं। सवाल ये कि HMPV वायरस क्या है, HMPV वायरस के लक्षण क्या है, HMPV वायरस से कैसे करें बचाव, और क्या HMPV कोई नया वायरस है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो यहाँ आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की वजह से वायरल बुखार श्वसन संक्रमण के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें बेंगलुरु में भी 8 महीने की बच्ची में इस वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया है। अब सवाल ये है कि आखिर HMPV क्या है? HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक श्वसन वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। अब निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण जैसे सर्दी का कारण बनता है। यह एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में होती है, जो RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और फ्लू के समान होते हैं। इससे बचाव के लिए HMPV आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल में से 0.7 फेज में HMPV होते हैं। इसके लक्षण है कि HMPV वायरस को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या ह्यूमो वायरस कहते हैं, जिसके लक्षण काफ़ी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। सामान्य मामलों में यह खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहने या गले में खराश का कारण बनता है। छोटे बच्चों या बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमज़ोर ह्यूमन सिस्टम वाले लोगों में भी ये वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। कहा जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित मरीजों में सांस लेने में दिक्कत और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आपको HMPV के होने का संदेह होता है या इस तरह के कोई लक्षण आपको नज़र आते हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल ना करें। सांस की बीमारी से जुड़े एक्सपर्ट ने लोगों को
मानव मेटान्यूमो वायरस से लड़ने के लिए एंटीवायरल दवाओं का आंख बंद कर उपयोग न करने की सलाह दी है। ऐसे में सावधानी बरतें और बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा न लें। फिलहाल इसका कोई टीका अब तक नहीं है। इसके लक्षण जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि सर्दी जुकाम होते हैं। 2023 में इंग्लैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन में HMPV का पता चला था।